उनको राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। वो अवधारणित हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अवधारणित हैं या तो कांग्रेस की तरफ अवधारणित हैं। तो वो अपनी अवधारणा छोड़े, राष्ट्र हित में कदम उठाए। फैक्ट्री को जिसका वो मैनेजर होता है उसमें वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो वो फैक्ट्री वास्तविक रूप से घाटे में चले जाती है। बेहतर तरीके से काम करता है, उसकी व्यवस्थाएं सही रखता है, उसका मैनेजमेंट सही करता है तो वही कंपनी फायदे में चले जाती है। उनके विजन को यहाँ पर जो है ना, केवल बिजली दे दी, हमने सरकार बना ली, लोगों ने हमको वोट दे दिया और हमने बाकी कुछ नहीं किया, ये सवाल को आप जो है अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे। जिस राज्य में भी, जिस प्रदेश में भी अपनी सरकार स्थापित करेगी, वहां की जनता के साथ रत्ती भर भी अन्याय नहीं करेगी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट बसंत कुमार। नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि ये 2017 में बागेश्वर से बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। और न्यूज़ 31 का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और दूसरा जो है, अभी 2 दिन पहले हरेला का त्यौहार, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक पर्व मनाया गया जिसमें हम पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाने का काम करते हैं। तो पूरी उत्तराखंड की जनता को, पूरी देश की जनता को मैं हरेला की शुभकामनाएं भी आपके मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ। जी, तो सर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि अब उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं रहा है, कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए, पिछले 1 साल से आपको दिख रहा होगा, शुरू में लोगों का मानना ये था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आएगी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को शायद मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ने लगी, बशर्ते कि पिछले 2-3 महीने जो है लॉकडाउन के चक्कर में जो आपका कोरोना की दूसरी लहर की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, गांव-गांव तक, लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफ़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आकर इन दोनों राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दरकिनार करते हुए जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में बहुत कामयाब रही है। जी, तो सर अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे, जहां उन्होंने बिजली को लेकर 4 बड़ी योजनाओं को जो है वादा किया है कि 4 बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कि लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी 300 यूनिट तक। ऐसे वादों के साथ आप उत्तराखंड में आए हैं, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता आपको इन वादों के साथ स्वीकारेगी? देखिए, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है, उसके अलावा जो है पुराने बिजली के बिलों को माफ़ कर देना, और इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली देना और 24 घंटे बिजली देने के जो ये 4 वादे हमारे आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष हैं उनके द्वारा उत्तराखंड में आकर कहा गया है। मैं आपको बताऊं, इससे बहुत अच्छा माहौल जो है जनता में बन रहा है और बहुत बेहतर तरीके से लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इन सब बातों को अगर आप गंभीरता से देखें तो ये आवश्यकताएं हैं लोगों की और इस पर काम भी होना चाहिए। जी, लेकिन सर एक तरफ अगर हम पूरे देश की बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। ऐसे में आपकी तरफ से लगातार फ्री के वादे किए जाते हैं, तो क्या इससे राजस्व को नुकसान नहीं होगा? और राजस्व को नुकसान ना हो, इसे लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, 2 पहलुओं में आपका उत्तर देता हूं मैं। जी, आपने बीच में भी हमारे जब केजरीवाल साहब देहरादून आए थे तो तब भी पत्रकारों द्वारा ये सवाल किया गया था कि उत्तराखंड जो है घाटे का बजट पेश करती है, जहां माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, वहां आप फ्री के वादे करते हैं, तो इससे आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, 2 प्रकार के मैनेजर होते हैं। एक मैनेजर वो है जो मालिक के साथ वफादारी नहीं करता है और वो प्रदेश को घाटे की तरफ ले जाता है, या उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को जिसका वो मैनेजर होता है उसमें वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो वो फैक्ट्री वास्तविक रूप से घाटे में चले जाती है। दूसरा एक मैनेजर होता है जो मालिक की वफादारी के साथ और कंपनी के लोगों के हित को देखते हुए, कंपनी में काम कर रहे लोगों के हित को देखते हुए बेहतर तरीके से काम करता है, उसकी व्यवस्थाएं सही रखता है, उसका मैनेजमेंट सही करता है, तो वही कंपनी फायदे में चले जाती है। कई बार आपने देखा होगा, कोई कंपनी घाटे के चक्कर में नीलाम होती है, दूसरा आदमी खरीदता है, उसको जो है उस कंपनी को बेहतर बना देता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि नियति अच्छे और बुरे की जहां बात है, तो
सेम दैट सिचुएशन में अगर आप देखें तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की बागडोर संभाली गई थी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने फर्स्ट टाइम, तो दिल्ली का बजट भी घाटे का था, दिल्ली प्रदेश भी घाटे पे चल रहा था। लेकिन ऐसा कौन सी बात हुई कि अचानक जो है सरकार बदली और जो है दिल्ली प्रदेश का बजट जो है ऊपर आ गया और दिल्ली प्रदेश फायदे में चलने लग गई। इवन यहां तक कि अगर आप बात करें तो कोरोना काल में पिछले वर्ष का 2021 का बजट भारत के सभी राज्यों ने दिल्ली प्रदेश को छोड़कर घाटे का बजट पेश किया है जी। और दिल्ली प्रदेश कोरोना काल की परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी फायदे का बजट पेश करती है। तो इट मीन्स ये है कि वो मैनेजर अच्छा है, वो कंपनी को बेहतर तरीके से चलाना जानता है, वो फायदे में जो है मुनाफे में काम करना जानता है और लोगों को उसका फायदा पहुंचाना भी जानता है। इसलिए आपको मैं दो चीजें बता दूं। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैं आपको बताऊं कि यहां पर बहुत से लोगों का सवाल आपके सामने जो आ रहा है, जैसे आपने कहा कि जो है मुफ्त में दिया जाना क्या सही होगा कि गलत होगा। मुफ्त का सवाल ही नहीं है जी। आम आदमी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है जी। आम आदमी पार्टी जाति धर्म संप्रदाय पर राजनीति नहीं करना चाहती है, इस देश को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का जो मूल मंत्र है वह इंसानियत, मानवता और भाईचारा है। और उसकी राष्ट्रभक्ति क्या है मैं आपको बता दूं, उसकी राष्ट्रभक्ति 135 करोड़ जनसंख्या को उनके हक हुकूक दिलाना, उनको बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के लिए भारत में उनको बेहतर परिस्थितियां पैदा करना, अच्छा वातावरण दिलाना, उनके जीवन को सुकर बनाना, यह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी देशभक्ति है। क्योंकि आदमियों से मिलकर देश बना हुआ है और आदमियों से मिलकर देश बना हुआ है, इंसानों से मिलकर देश बना हुआ है। 135 करोड़ जो वो जमात है, वो जनता है हमारी, अगर उस मैन पावर को हम अगर इंकरेज कर दें, उनको हम ताकतवर बनाते हैं, तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन सकते हैं जी। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, बस जरूरत है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की, उनको बेहतर बनाने की। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको यह कह दूं कि अगर हम अपनी पीठ थपथपाएं कि गूगल का सीईओ भारतीय मूल का है, तो भारत को कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं सर। बेहतर होता आज भी हम गूगल का सीईओ भारतीय मूल का होने के बावजूद भारत विदेशी ब्राउजर चलाने के लिए मजबूर है जी। हम अपनी जब नेट सर्फिंग कर रहे हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं या अपना मोबाइल में इंटरनेट चालू कर रहे हैं, तो उसका फायदा अमेरिका उठा रहा है जी। लेकिन अगर वही भारतीय मूल का जो सीईओ का गूगल का सीईओ है, उसकी वैल्यू अगर भारत ने समझ ली होती, भारत के आकाओं ने समझ ली होती, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो इतने सालों तक 70 सालों तक जिन्होंने राज किया उन्होंने समझ ली होती, तो आज भारत का ब्राउजर चलाने के लिए अमेरिका मजबूर होता। बिल्कुल, बिल्कुल। असल बात है कि हम अपने आदमी की वैल्यू समझें, हम अपने देश के लोगों की वैल्यू समझें, इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात है, यह संविधान को मानने वाली पार्टी है, जी, जी। यह संविधान के आधार पर चलती है, ये भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जी रही है। इसका उद्देश्य जो है ना, भारत के समस्त जनता को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में अलग अलग, भले ही किसी जाति संप्रदाय धर्म या क्षेत्रवाद से में लोग अलग अलग भाषा और विचारधारा में हो, लेकिन उन गुलदस्तों को, उन फूलों को बेहतर बनाकर एक अच्छा बगीचा, एक अच्छा गुलदस्ता बनाने की सोच रखती है। हम चाहते हैं कि भारत का नाम दुनिया में सबसे आगे हो। तो संविधान जब बना, भारत आजाद हुआ, तो आपको एक वास्तविक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं। जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान जिन लोगों ने बनाया, जो भारत की संविधान सभा की कमेटी थी, उनका जो मेन कंसर्न रहा है, उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है, उन्होंने एक बात कही कि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इन देश की सरकारों का दायित्व होगा। और समाज की मुख्य धारा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी को मुहैया होना चाहिए जी। उस मकान में बिजली भी होनी चाहिए। वह मकान खाली ईंट पत्थरों से खड़ा केवल खंडहर की तरह नहीं होना चाहिए, वो एक बेहतर घर होना चाहिए जिसमें आदमी जीवन जी सके, उसकी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसको पेट भर के खाना मिलना चाहिए, उसको बदन में ढकने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी देना, ये व्यवस्थाएं देना, वह सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, भारत के नागरिकों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए, वो प्राकृतिक चीजें, वो प्रकृति से मिलने वाली चीजें जो हमें मुफ्त रूप में, प्रकृति ने इतनी सारी चीजें, कल के दिन अगर आपको कहें ऑक्सीजन पर टैक्स लगा दिया जाएगा, तो क्या आप मान जाएंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। और जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली हमारे घर को उजाला देता है,
जी। और उस उजाले में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उस पढ़ाई से ही हमारा बच्चा जो है ना एक आदर्श नागरिक बन सकता है। उसी पढ़ाई से उसको आने वाले समय में अपने पिताजी की, अपने परिवार की, अपने घर की गरीबी को दूर करेगा। एक आदर्श इंसान, भारत का एक आदर्श नागरिक और भारत का कर्णधार है वो तभी कर सकता है। उसको जरूरत है उसकी। जी सर। तो क्या हम उस जरूरत को छीन लें? बिल्कुल। उस जरूरत, जो पैसा न दे पाएगा उसको वो जरूरत मुहैया नहीं कराई जाएगी। इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट सोच है जी। कि हम लोग उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा करते हैं। सवाल यह है कि फ्री का क्यों लें? मैं तो उनको कहना चाहता हूं जो कंसेप्टनेस हैं, जो अवधारणित लोग हैं, वो अवधारणा में जो है बहे जा रहे हैं। उनको राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। वो अवधारणित हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अवधारणित हैं या तो कांग्रेस की तरफ अवधारणित हैं। तो वो अपनी अवधारणा छोड़े, राष्ट्र हित में कदम उठाएं। और अगर उनको इतनी अच्छी जो है खर्चे करने की अगर उनको जरूरत है तो मैं कह रहा हूं पड़ोसी की बिजली का बिल भी जमा कर दें। जी बिल्कुल। लेकिन सर इस बीच एक सवाल ये खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि देश के युवाओं को वो मौका मिलना चाहिए क्योंकि हमारे देश में प्रतिभा है। आपने गूगल के सीईओ का एग्जाम्पल दिया। तो सर यहाँ पर अगर उत्तराखंड की हम मूलभूत ज़रूरत की बात करें तो वो है रोजगार, वो है पलायन को रोकने का मुद्दा। तो आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री तो कर दी, लेकिन जो यहाँ के जेन्युइन मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करना चाहिए उसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पीछे छोड़ा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बिजली ये इनिशियल स्टेप है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का विजन बहुत बड़ा है। आप आम आदमी का पार्टी के विजन को यहाँ पर जो है ना केवल बिजली दे दी, हमने सरकार बना ली, लोगों ने हमको वोट दे दिया और हमने बाकी कुछ नहीं किया, ये सवाल को आप जो है अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी अपने विजन को लेकर आ रही है। ये शुरुआत है आम आदमी पार्टी के विजन को प्रस्तुत करने का। इसके बाद बहुत सारे और विजन्स हम जो आम आदमी के जिंदगी से जुड़े हुए हैं, रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे हमारे आम आदमी पार्टी के कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इन सारे विषयों पर काम करना चाहती है और आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से इन कार्यों को करके उत्तराखंड प्रदेश को दिल्ली की तरह बेहतर बनाने की आवश्यकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये अभी आम आदमी पार्टी की शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ होना अभी बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी का बहुत गंभीर मुद्दा है कि उत्तराखंड प्रदेश की जो नवयुवक हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश के बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा। सवाल देखिए, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी हवा में बात नहीं करती है हरक सिंह रावत जी की तरह। अच्छा। पता कुछ है नहीं तो बोला 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। बाद में उनके मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं नहीं जी हम तो अभी पता ही नहीं है हमें। फिर बाद में बात आती है नहीं जी हमने अब थोड़ा ना कहा था, जब अगली बार हमारी सरकार आएगी तो तब कहेंगे। यानी कि सोच और नियति का सवाल है जी। हम वो लोग नहीं है। हम लोग जो है पहले ग्राउंड पर स्टडी करते हैं। जहां रोजगार का सवाल है, उत्तराखंड प्रदेश की जनता को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इस पर एक बड़ा जो है फील्ड पर स्टडी किया जाएगा और उस पर से निकल कर आएगा कि हम यहाँ के रिसोर्सों पर आधारित रोजगार को कैसे संकलित करके उत्तराखंड के व्यक्तियों को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर कर सकें, उनको बेहतर सुविधाएं दे सकें, जिससे कि उनको रोजगार को लेकर इस उत्तराखंड प्रदेश से पलायन करके बाहर न जाना पड़े। बिल्कुल, ये हमारे पूरे विजन में है। आप आगे आगे देखते रहिए, हम लोग बेहतर तरीके से इन प्लान्स को लेके आने वाले हैं। लेकिन सर इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तराखंड का ये इतिहास है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जगह बना पाएगी? आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जगह बना रही है और बेहतर तरीके से बना रही है। अभी से आपने देख लिया होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसकने लग गई है और आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए आपको एक सच्चाई बता दूं मैं आपको, झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सकता है और सच को स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी मैं आप मुझे सवाल पूछें कि सर सूरज कहां से निकलता है और मैं यहां पे बोल दूं कि वो पश्चिम से निकलता है, तो यहां पर शायद हो सकता है आप मेरा मान सम्मान देख के इस बात को नजरअंदाज कर दें कि हाँ सर ने बोला है तो हाँ बोल देती हूं, लेकिन घर जाके आपका मन जरूर कहेगा कि नहीं सर ने तो गलत बोला। सूरज तो पूरब से निकलता है और सूरज पूरब से निकलना तो बंद करेगा नहीं मेरे कहने से। इसलिए सत्य अपनी जगह पर रहेगा, उसको समय जरूर लगेगा लेकिन वो स्थापित होकर रहेगा। दिल्ली से शुरुआत हुई है आदर्श भारत की, भारत के संपूर्ण राज्यों में स्थापित होकर आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बेहतर देश वास्तविक रूप से बन के भारत दिखाएगा, जिसे भारत वाले नहीं
अपने पीठ थपथपा के नहीं कि हम विश्व गुरु हैं, दुनिया भारत को विश्व गुरु मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। ऐसा राष्ट्र बनाने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया है। तो सर एक चीज़ यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि दिल्ली की तर्ज की बात की जाती है कि दिल्ली की तर्ज पर हम ये करेंगे, दिल्ली की तर्ज पर हम वो करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड और दिल्ली दोनों की भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में किस तरह से काम हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत सारे लोग इस सवाल को ना जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और कुछ जो अवधारण मतलब ये समझे कि बाइस्ड मीडिया है जी। वो क्या करती है, इस सवाल को लोगों को भ्रमित करने के लिए पूछती है और हम इसका जवाब आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप जिस रूप में कह रहे हो मैं समझता हूं कि उस रूप में शायद सोचना बुरा होगा। रीजन इसका यह है कि आपने कहा दिल्ली के मुकाबले में उत्तराखंड, दिल्ली के मुकाबले में उत्तराखंड की अगर तुलना की जाए, आप ही बताइए मुझे दिल्ली कितने स्क्वायर किलोमीटर में बना है? दिल्ली 1300 स्क्वायर किलोमीटर में बना है। दिल्ली का क्षेत्रफल अगर पूरब से पश्चिम लिया जाएगा तो उसका जो स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल है वो 60 किलोमीटर इधर से उधर होता है और लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, लगभग यही निकलेगा। उसके अलावा अब उत्तराखंड की तुलना कर लेते हैं जी। उत्तराखंड की तुलना अगर करें तो उत्तराखंड 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में बना है। 1300 के कितने गुना हो गया सर? ये तो बहुत 4 गुना से भी ज्यादा अगर हम करें तो। 4 गुना, बहुत ज्यादा। जी सर। ठीक, अब मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जी। जिसके पास जमीन ज्यादा होती है उसके खेत में धान ज्यादा होता है, जिसके पास कम होती है उसके खेत में धान ज्यादा होता है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल, वैसे तो जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके पास ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। ठीक है, अब सवाल यह है दिल्ली में बिजली फ्री की जाती है, दिल्ली अन्य राज्यों से बिजली खरीद कर फ्री करता है। दिल्ली में पानी फ्री की जाती है, दिल्ली अन्य राज्यों से खरीद कर पानी फ्री करता है। दिल्ली में दबाव इतना है कि दिल्ली की जनसंख्या और उत्तराखंड की जनसंख्या की तुलना कर लेते हैं जी। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के अप्रोक्स है जी। कितने में? 1300 स्क्वायर किलोमीटर में। और उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ के अप्रोक्स है। 1.25 करोड़ मान लो, अभी नई जनगणना अगर हो जाती तो 1.25 करोड़ होती। इस तरीके से आप ये बताइए कि दिल्ली 1300 स्क्वायर में किलोमीटर में बना हुआ है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 12,000 स्क्वायर किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 12,000 व्यक्ति दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये बताइए कि इतनी ज्यादा जनसंख्या का घनत्व होने के बावजूद, दूसरे राज्यों से बिजली लेने के बावजूद, दूसरे राज्यों से पानी खरीदने के बावजूद वह 2 करोड़ लोगों को फ्री बिजली और पानी दे सकते हैं। और उत्तराखंड और दिल्ली के बजट की बात कर लेते हैं, इनकम की। दिल्ली की जो इनकम है वह 60,000 करोड़ और उत्तराखंड का जो है वह है 50,000 करोड़। अब दिल्ली में आपने सुना होगा हमारे केजरीवाल साहब का जो स्टेटमेंट था, बहुत बढ़िया तरीके से हम एग्जैक्ट तरीके से आंकड़ों को रख के बात करते हैं। हम इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं। हम नरेंद्र मोदी नहीं है जो झूठ बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो कह देते हैं कि भाई हम लोग जो है जब विदेशी काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डालेंगे, और पता चलता है उनकी सरकार जब 5-7 साल आगे गुजरती है तो वो जो विदेशी धन, काला धन होता है, वो 300 गुना और बढ़ जाता है। यानी कि हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। हम सारे आंकड़ों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। सवाल यह है कि जब उत्तराखंड प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भी इतना कम है और उत्तराखंड प्रदेश के पास पूरी जमीन जायदाद पूरी भरपूर मात्रा में है, सिर्फ उसकी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। हम बिजली भी पैदा करने वाले लोग हैं, हम पानी भी पैदा करने वाले लोग हैं, हम हर स्तर पर अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए मैं इस नजर से दिल्ली और उत्तराखंड को देखता हूं कि जब हम दिल्ली में कर सकते हैं तो उत्तराखंड में तो हम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पास संसाधन ज्यादा है, दिल्ली के पास संसाधन कम है। और दिल्ली के पास जमीन कम है, उसका क्षेत्रफल कम है, उनमें ज्यादा लोग आश्रित हैं।
कम जमीन के ऊपर ज्यादा लोग आश्रित हैं, उत्तराखंड में ज्यादा जमीन के ऊपर कम लोग आश्रित हैं। उत्तराखंड के पास अपना पानी है, अपनी जड़ी बूटियां हैं, अपना बिजली है, अपना अन्य अन्य जो रिसोर्स हैं, खनिज संपदाएं हैं, इन सारे चीजों का ईमानदारी से विदोहन करवाया जाए। इन सारे जो रॉ रिसोर्सेज हैं, इन पर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर आधारित उद्योगों की बेहतर तरीके से स्थापना उत्तराखंड प्रदेश में किया जाए तो 50,000 करोड़ से लेके 1 अरब जो है इनकम में देरी नहीं लगेगी। उत्तराखंड प्रदेश की बिजली पानी तो छोड़िए, उत्तराखंड प्रदेश अन्य राज्यों में बेहतर राज्यों की संज्ञा में आएगा और इस उत्तराखंड प्रदेश से जो है ना आप मॉडल लेकर दूसरे राज्य जो है सीखने का काम करेंगे। बिल्कुल सर कोरोना, क्योंकि इस वक्त कोरोना है और चुनाव भी है, तो कोरोना के बीच में चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कितना असर पड़ेगा चुनाव पर कोरोना का? देखिए, जहां तक है तीसरी लहर की बात आ रही है जी। अभी कोरोना से काफी हद तक हम कंट्रोल कर लिए हैं और आगे चुनाव है। अगर तीसरी लहर आती है तो बहुत कठिन होगा चुनाव कर पाना, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लोगों की जानों की परवाह नहीं करते हैं। अगर ये समझ लीजिए कि कोरोना के बीच में अगर बंगाल का चुनाव हो सकता है, अन्य राज्यों में चुनाव हो सकता है, तो उत्तराखंड में भी ये लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन मैं इन लोगों से एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो थोड़ा सा संभल कर चीजों को किया जाए। लोगों की जान माल की सबसे पहले परवाह की जाए, उसके बाद अन्य चीजों को देखा जाए। और चुनाव होगा, चुनाव होना भी चाहिए और बेहतर तरीके से होना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है क्योंकि जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी सोच है। जनता हम पर भरोसा करती है, विश्वास करती है और हम जनता के भरोसे और विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल सभी लोगों के जहन में रहता है कि आपने 2017 में बसपा से चुनाव लड़ा था और अब 2022 में आपने आम आदमी पार्टी को चुना है, तो ये बड़ा सवाल कि आपने बसपा को क्यों छोड़ा और आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? देखो, इस सवाल का मैं बहुत ही सही जवाब ये देने वाला हूं कि सबसे पहले मेरे बारे में लोग जान लें। मैं आदर्शवादी नहीं हूं, मैं यथार्थवादी हूं। मैं यथार्थ से चलता हूं। अगर ये सवाल इस तरीके से किया जाएगा कि अगर लोग हमेशा एक जैसी परिस्थितियों को देखकर चलते हैं तो इसका मतलब वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। मैं गांव में जाके देखता हूं कि लोग बोलते हैं हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेस में हैं। मैं तो 25-50 साल से भारतीय जनता पार्टी का हूं। इट मीन्स हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपने लाइफ में भी और अपने प्रोग्रेसिव जीवन में भी परिवर्तन चाहते हैं। अगर हम लोग अपने आदि मानव काल से, अर्ली मैन से अगर उन्हीं को फॉलो करते रहते तो हम प्रोग्रेस की इस स्टेज पर नहीं पहुंचे होते। आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही होती, हमारे पास ये सारे संसाधन नहीं होते। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊं उससे बेहतर यह है कि मैं यथार्थवादी हूं और मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तब ये हुआ था, वो हुआ था, तो मैं उनको सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो आप बताइए भारत की जनसंख्या कितनी थी? वो स्वाभाविक रूप से कहेगा कि 35 करोड़ के अराउंड में थी। लेकिन आज जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। यानी कि उसी संसाधनों में, उसी क्षेत्रफल में, उसी भारत में तब 35 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करनी थी, आज 135 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करनी है। यानी कि यथार्थ बदलता है। आज हमारे को पीछे किसने क्या किया इस विषय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सद्भावना, सदनियति ये होगी कि हम इस बात पर चिंतित रहें कि 135 करोड़ लोगों की जरूरतें कैसी पूरी की जाएंगी। पीछे का छोड़िए, पीछे किसने क्या किया, किसने किसके साथ गाली गलौज किया, किसने किसका नुकसान किया, किसका फायदा किया, इन सब चीजों को छोड़कर हमें बेहतर होगा कि वर्तमान में जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो वर्तमान में हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हम बेहतर जीवन कैसे दे सकें, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से लेते होंगे कि पहले बसपा ज्वाइन की, उसके बाद जो है आपने बसपा छोड़ दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं की? जी। कांग्रेस और बीजेपी इसलिए नहीं की, उनकी हरकतें हम देख चुके हैं। जी। बसपा को इसलिए छोड़ा क्योंकि बसपा अपने जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है उसमें से हटकर काम कर रही थी। बहन कुमारी मायावती जी अपना पारिवारिक मोह नहीं छोड़ पा रही थी और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक स्थिति में अपने आप को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रही हैं
और सदनियति से काम करने के पीछे जो होंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। चाहे वो उसका विचारिक परिवर्तन या उसका मानसिक परिवर्तन कब होता है हमें नहीं पता। एक इंसान आज बुरा है, अगर वो कल बेहतर हो जाता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे जी। अगर हम ये कहें कि आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की, तो इसका मेरा सिंपल सा जवाब है कि मैं आदर्शवादी नहीं हूं, मैं यथार्थवादी हूं। मुझे जब चिंगारी दिखी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा कि जहां सर्व समाज की सभी लोगों को की भारत में सब जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एकत्र करके एक आदर्श राष्ट्र बनाने की जहां बात हो रही है, जहां लोगों के दुख की बात की जा रही है कि उनको सुख में बदला जाए, जहां लोगों के जरूरतों पर चर्चा की जा रही है, जहां जाति धर्म संप्रदाय की नहीं बल्कि काम की राजनीति की जा रही है, जहां लोगों की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी हुई चीजों पर चर्चा की जा रही है, जहां पर एक आदर्श राष्ट्र बनाने की जरूरत पर बात की जा रही है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। तो मैंने अन्य सारे राजनीतिक दलों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी में अपना पदार्पण किया। सर, इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों के दिल में एक सवाल है कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने नहीं आया है, तो क्या इस बार उत्तराखंड में किसको मुख्यमंत्री के लिए रखा जाएगा, किस चेहरे का यूज किया जाएगा? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मामला है जी। मैं इस पर बहुत कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, फिर भी आपके सवाल का जवाब देना जरूरी है क्योंकि जनता को जवाब चाहिए और जनता के बीच में हमें अपनी बात बेहतर तरीके से रखनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, आम आदमी जिस सोच से चलती है, उस माध्यम से जो हमें चीज़ें सामने नजर आती हैं, उस बात को हमें जनता के बीच में रखनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक है, जो प्रतिभावान व्यक्ति होगा, उत्तराखंड राज्य की समस्त जनता जिसको लाइक करेगी, जिसको बेहतर समझेगी, जिसको जनता पसंद करेगी, उस व्यक्ति को उत्तराखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह 5 साल में 3 या 4 मुख्यमंत्री देने का काम नहीं करेगी जी। उत्तराखंड प्रदेश को मुख्यमंत्रियों का प्रयोगशाला बनाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूं, जितने भी बेकार लोग हैं, जितने भी मंदबुद्धि लोग हैं, जितने भी कम जानकारी रखने वाले लोग हैं, जिनको शासन प्रशासन की जानकारी नहीं है, वह सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। उनके पास कोई भी मुख्यमंत्री के लायक कोई व्यक्ति नहीं है और आम आदमी पार्टी के पास इस लाइन लगी हुई है। उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको उत्तराखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और हो सकता है आम आदमी पार्टी जल्दी ही उस व्यक्ति का चेहरा आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर दे। मैंने फिर से बोल दिया कि यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है, फिर भी वो उत्तराखंड के मूल का होगा और विधायक दल का नेता होगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए सर, क्योंकि ये बात लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ये डर था कि भाई उत्तराखंड का जो नेतृत्व है दिल्ली से ना किया जाए, जो उत्तराखंड की ज़रूरतों को समझे, जो उत्तराखंड की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो, वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। लोगों के दिल और दिमाग में यही एक सवाल था जिसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ उत्तराखंड की जनता को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारत के संपूर्ण राज्यों की जनता को कि आम आदमी पार्टी जिस राज्य में भी, जिस प्रदेश में भी अपनी सरकार स्थापित करेगी, वहां की जनता के साथ रत्ती भर भी अन्याय नहीं करेगी जी। चलिए सर, बहुत लंबा वक्त आपसे ले लिया है और आपने बहुत अच्छे से हमें हर एक मुद्दे पर बहुत अच्छी जानकारी दी। जाते जाते मैं आपसे एक यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप न्यूज़ 31 के माध्यम से राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड प्रदेश की जनता को आप लोगों के मंच के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी 20 सालों के बाद एक ऐसा राजनीतिक दल जो जनता की ज़रूरतों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है, जो जनता की ज़रूरतों के प्रति चिंतित रहती है, जो जनता को बेहतर तरीके से बेहतर वातावरण दे सकती है, जो बेरोजगारों की चिंता करती है, जो आम आदमी की चिंता करती है, जो गरीबों की चिंता करती है, जो उत्तराखंड के संपूर्ण जनता की चिंता करती है, ऐसा राजनीतिक दल पहली बार उत्तराखंड प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए सदनियति, सद्भावना से यहाँ पर स्थापित होने के लिए आ चुकी है। मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा करिए, विश्वास करिए। जैसा विश्वास और भरोसा आपको दिख रहा है, आप हम पर उस तरीके का विश्वास बनाए रखें और आने वाले आम चुनाव में
आम आदमी पार्टी को आप एक मौका दें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर के दिखाएंगे। और उत्तराखंड की जनता के उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में ये कह रहे हैं कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी फ्री का देने वाली अपने घर से कुछ नहीं है। जो आपका पैसा है, आपका रेवेन्यू है, आपका बजट है, उसको सत्ता में आकर वो कलेक्टिव तरीके से कलेक्ट करती है। उसके बाद जन उपयोगी कामों के लिए, जनता के विकास के लिए उसको इन्वेस्ट करती है। उसमें ये जरूरत समझती है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति बेहतर तरीके से होनी चाहिए। आम आदमी को उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कष्ट ना हो, वो अन्य चीजों में अपना ध्यान लगाए और बेहतर तरीके से उत्तराखंड प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति विकास करे, डेवलपमेंट करे, उसका जीवन सुकर हो, उसके जीवन में खुशियां आए, ऐसी सोच के साथ अपना काम कर रही है। आप अवधारणित ना हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारा 20 साल बर्बाद कर दिया है आपकी अवधारणा से। आप अवधारणित हैं जिस तरीके से, आप कंसेप्टनेस हैं जिस तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो उनको प्रेफर करने की बात करते हैं, जो जनता में जो लोग कह रहे हैं कि हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस राष्ट्र निर्माण में, इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान भी दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं न्यूज़ चैनल के समस्त आपके कर्मचारियों का, खासकर राखी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने मंच से बोलने का मौका दिया है, अपनी बात जनता के बीच में रखने का मौका दिया है। और उत्तराखंड की जनता को पुनः नमस्कार करते हुए, उनके अपने उत्तराखंड के लोगों को जो है सुखी और समृद्ध जीवन बिताने की कामना के साथ मैं हरेले की फिर से बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि उनका आंगन हमेशा हरा भरा रहे, उनके बच्चे हंसते खेलते रहें, वह खुशहाल जीवन गुजारें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार, जिन्होंने हमें अपने आम आदमी पार्टी के 2022 के विजन को बताया कि किस तरह से 2022 में आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आएगी और किस तरह से जनता के जो ज़रूरी, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, ज़रूरी जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को लेकर वो आम आदमी के बीच में आएंगे और किस तरह से वो इस बार उत्तराखंड में अपनी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं और पूरी तैयारी में हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ये पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता उन्हें समर्थन देगी और इस बार ज़रूर 2022 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, ये आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष का कहना है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के दिलों पर कितना राज कर पाती है। इसी के साथ इस खास बातचीत में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।